हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जेई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट के रिगार्डिंग। हम में से हर वो लोग जिनका कि फर्स्ट अटेम्प्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहा है या फिर एडवांस का परफॉर्मेंस थोड़ा एक्सपेक्टेशन से लोअर रह रहा है, कहीं ना कहीं हम इस बात पे फोकस्ड हैं कि हमारा सेकंड अटेम्प्ट मेंस का जो सेकंड अटेम्प्ट हमें मिलेगा उसमें हमारे परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर हम अपने सिचुएशन को कंपेयर करने की कोशिश करें तो आईपीएल मैच के क्वालिफायर्स के जैसा है, जिसमें कि हमारी टीम की पोजीशनिंग 5th पोजीशन पे है फॉर द टाइम भी। अगर ऐसा कुछ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का पोजीशन है और पॉइंट टेबल कहता है कि इसके पास 9 पॉइंट है, इसके पास 7 है, इसके पास 7 है और 5th वाली टीम के पास 5 पॉइंट्स हैं। ये सारी टीम ऐसी हैं जिनका कि पहले के मैच खत्म हो चुके हैं और मैं यहाँ पे हूँ और मैं कहीं ना कहीं अगर आज का मैच जीत जाता हूँ तो 7 पॉइंट्स आ जाएंगे। मेरे पास यह भी चांसेस है कि मैं अपने रन रेट को थोड़ा सा भी अच्छा इंप्रूव कर लूंगा, तो उसके बाद थर्ड या फोर्थ पोजीशन मेरा कंफर्म है, अपना स्लॉट कंफर्म है। बट हमें इस चीज का भी ध्यान है कि अगर मेरा रन रेट और ज्यादा एक्सलेट हो गया तो मैं सेकेंड पोजीशन को भी बन जाऊंगा। फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन वाली टीम ऐसी है जिसको कि फाइनल मैच से पहले 2 गेम खेलने का चांस मिलता है। थर्ड और फोर्थ वाली टीम ऐसी है जो कि एक भी लूज करेगा तो वो फाइनल नहीं पहुंच पाता है। कहने का मतलब है ये दोनों पोजीशनिंग हमारे आईआईटी के इक्विवेलेंट है और ये थर्ड और फोर्थ वाला पोजीशन एनआईटी एंड अदर कॉलेजेस के इक्विवेलेंट है। सो एक तरफ तो हमारा मन ये कर रहा है कि मैं कम से कम एनआईटी का स्पॉट फिक्स कर लेता हूं, लेकिन दूसरी तरफ उसके साथ हमारे मन में थोड़ी सी निराशा आती है कि यार मैं तो आईआईटी के प्रिपरेशन को लेकर चला था, फिर मैं एनआईटी से कैसे संतोष कर सकता हूं। मेरे दोस्त, यहाँ समझदारी इसी बात में है कि सबसे पहले मैं अपने रन रेट को इस पोजीशन पे लेकर चलूं कि मेरा थर्ड या फोर्थ पोजीशन ऑटोमेटिक फिक्स हो जाए, या दूसरे शब्दों में जेई मेंस का जो मेरा सेकंड अटेम्प्ट होगा उसमें मेरा परफॉर्मेंस इतना सेटिस्फैक्ट्री बने कि एनआईटीज के सीट हमारे लिए ऑटोमेटिकली कंफर्म हो जाए। और उसके बाद जितना सा भी टाइम गैप मेरे लिए मिलेगा मैं उस टाइम इंटरवल में इतना बढ़िया से एडवांस पे फोकस करूं कि संभावना बने तो मैं आईआईटी तक भी पहुंचता चलूं। यहाँ एक बात और हमें ध्यान देनी होगी कि चाहे मेरा प्रिपरेशन जो चल रहा है वो किसी भी लेवल का क्यों ना हो, फॉर द टाइम भी अगर आईआईटी एनआईटी को कंपेयर किया जाए तो ये जस्ट आईआईटी है और ये मेरा एनआईटी है या फिर मेंस का प्रिपरेशन है। अगर मैं मेंस को प्रिपेयर कर रहा हूँ और ये एडवांस का प्रिपरेशन लेवल है तो हमें ये बात को समझ के चलना होगा कि मेंस के प्रिपरेशन के साथ ही साथ एडवांस का भी एक पोर्शन मेरा ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो रहा है। मेंस और एडवांस का प्रिपरेशन कुछ ऐसा नहीं है कि कंप्लीट इंटरसेक्शन है, दोनों चीजें फुल्ली अलग अलग है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। मेंस अगर हम तैयार करें तो वो मेरे एडवांस को भी फोकस कराता चल रहा है। सो हर वो मेंबर जो कि जेई मेंस के सेकेंड अटेम्प्ट को इंप्रूव करना चाह रहा है वो आगे के पॉइंट्स को अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में इंक्लूड करना स्टार्ट करो। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम उसकी मदद से अपने परफॉर्मेंस को और ज्यादा इंक्रीज कर पाओगे। सो इस डायरेक्शन में बढ़ने के लिए सबसे जो पहला पॉइंट है, सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारा टेस्ट स्ट्रेटजी में, वो ये है कि मेरा टेस्ट का टाइमिंग, मतलब जो हमारा टेस्ट का इंटरवल होता है वो 3 आवर्स का इंटरवल है और उसी 3 आवर के इंटरवल में हमें सारे के सारे पेपर देने हैं। यहाँ पे तुम्हें क्या करना चाहिए कि जो तुम्हारा केमिस्ट्री का पोर्शन है इसको तुम 35 से 40 मिनट में कवर कर लो। जो तुम्हारा फिजिक्स का पोर्शन होता है इसको तुम 40 से 45 मिनट में कवर कर लो और जो तुम्हारा मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है इसको तुम 45 से 50 मिनट में कवर कर लो। कुल मिला के फर्स्ट राउंड 2 घंटा 15 मिनट में हमारा एक बार पूरा का पूरा पेपर कवर हो जाना चाहिए। ये मेरा सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से जो आखिरी का 45 मिनट हमारे पास बचेगा उसमें उन क्वेश्चंस के लिए जो थोड़ा ज्यादा टाइम दे करके हम अच्छे से सॉल्व कर पा रहे होंगे, उन क्वेश्चंस को मदद करेगा, हमें उन क्वेश्चंस को आंसर तक हमें पहुंचने में मदद करता है। इसलिए मेरा सबसे पहला प्लानिंग होगा कि मुझे 1.25 घंटे में पूरा का पूरा टेस्ट पेपर फर्स्ट राउंड मेरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। पहले जबकि हार्ड कॉपी हुआ करते थे तो ये पॉसिबिलिटी होती थी कि हम सारे क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू हो जाएं, बट अब वैसे चांसेस नहीं है। कहीं ना कहीं हमें हर एक क्वेश्चन से 1 बाय 1 गो थ्रू होते जाना पड़ेगा। बट वहीं जो तेरे पास रफ सीट अवेलेबल होगा उसी सीट में उन क्वेश्चंस को जो तुम्हें लगता है कि तुम अभी सॉल्व कर पाते बट टाइम तुम्हें लग रहा है कि ज्यादा लग जाएगा, तो उन क्वेश्चंस को साइड बाय साइड नंबरिंग करते चले जाओ और
एक राउंड जब 2.25 घंटे में पूरा का पूरा टेस्ट पेपर तुम्हारा कवर हो जाता है, तो आखिरी में जो तुम 45 मिनट अवेलेबल करोगे, अपने लिए बचा करके रखोगे, उस टाइम इंटरवल को जुडिशियसली यूज करो उन क्वेश्चंस को देने के लिए जो कि तुम्हें लगता था कि मैं सॉल्व कर लूंगा बट टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, तो ये बचा हुआ टाइम तुम वहां पे इस्तेमाल कर सकते हो। सो सबसे पहला स्ट्रेटजी है अपना कि टाइमिंग टेस्ट देते समय केमिस्ट्री के लिए 35 to 40 मिनट, फिजिक्स के लिए 40 to 45 मिनट एंड मैथमेटिक्स के लिए 45 to 50 मिनट्स। इन अदर वर्ड्स फर्स्ट 2.5 आवर में अपना एक राउंड पूरे पेपर का कंप्लीट हो जाए और आखिरी का 45 मिनट मैं उस पेपर में रिवीजन पे लेकर के चला जाऊं। इस डायरेक्शन में जो सेकंड पॉइंट है, हमारा सेकंड पॉइंट ये कहता है कि हमें क्वेश्चंस का प्रायोरिटी ऑर्डर क्या लेकर के चलना चाहिए। मतलब जब कभी भी मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं तो उसको इन 3 पैरामीटर्स पे माइंड में ही घुमा करके अपने को कंपेयर करने का कोशिश करो कि ये किसके लायक है। सबसे पहला पैरामीटर है फैमिलियरिटी, दूसरा पैरामीटर है एक्यूरेसी और तीसरा पैरामीटर है स्पीड। मतलब जब भी तुम कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो, उस क्वेश्चन को देखो कि क्या मैं इससे मिलता जुलता क्वेश्चन इससे पहले करा हूं। अगर आंसर यस है तो तुम्हें उस क्वेश्चन को जरूर से जरूर अटेम्प्ट लेना चाहिए, तुम्हें प्रयास करना चाहिए कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊं, इसका आंसर तक पहुंच पाऊं। सेकंड पॉइंट इज एक्यूरेसी। अगर तुम्हें लगता है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जिन चैप्टर्स पे बेस्ड है, अगर उस चैप्टर का प्रैक्टिस तुम्हारा पास्ट में बहुत ज्यादा किया हुआ है, अगर तुमने उससे बेस्ट क्वेश्चंस को खूब लगाया हो पिछले 2 साल के इंटरवल में, तब इसका मतलब है कि तुम उस क्वेश्चन का सही आंसर पहुंच पाओगे। ध्यान देना, मेंस में हम लोग का एक थॉट प्रोसेस होता है कि हमारा ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने से मैक्सिमम स्कोर आएंगे, बट उससे कहीं ज्यादा जरूरी होता है कि मैं जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं वो एक्यूरेटली सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। एक्यूरेसी इज मोर इंपोर्टेंट कंपेयर टू स्पीड। इसीलिए फैमिलियरिटी के बाद सेकंड पोजीशनिंग पे हमने एक्यूरेसी को डाला है। मतलब कहने का यह है कि अगर आपको भरोसा है कि मैं इस क्वेश्चन को सही सॉल्व करने के पोजीशन में हूं, तो जरूर आपको उस क्वेश्चन को लेनी चाहिए। थर्ड प्रायोरिटी आपको दिया जाता है स्पीड का। अगर आपको लगा कि ये क्वेश्चन देखा हुआ नहीं है, अगर ये भी लग रहा है कि ये सही होगा कि नहीं होगा हमें नहीं पता, बट अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन को मैं जल्दी से सॉल्व कर पाऊंगा, इसमें मुझे कम टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो भी नेचुरल मोड में आपको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास करना चाहिए। बट कोई सा भी क्वेश्चन जो इन 3 पैरामीटर से बाहर है, नहीं देखा हुआ ऐसा लग रहा है, ना ही उन टॉपिक्स पे आपका कमांड है, ना आपको लग रहा है कि मैं इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाऊंगा, तो इट्स बेटर कि तुम उस क्वेश्चन को उस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्किप करो, नेक्स्ट क्वेश्चन के डायरेक्शन में तुम मूव कर जाओ। सो ये कहने का मतलब था, ये प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना था क्वेश्चन को लेने के लिए कि मुझे किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलना है। थर्ड पॉइंट आता है रिवीजन के रिगार्डिंग कि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें अपने टॉपिक्स को कैसे रिवाइज करते चलना है। सो उसके लिए जो सबसे अच्छा तरीका आएगा वो हमारा बनता है शॉर्ट एनालिसिस का, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। अपने टॉपिक्स के करस्पॉन्डिंग जो टॉपिक हमारा स्ट्रॉन्ग है, जो भी हमें स्ट्रेंथ कैटेगरी में दिखता है, उन टॉपिक का लिस्ट बना लो। जो वीकनेसेस हैं, जो टॉपिक मुझे ऐसे लगते हैं कि मैंने इस पे कम समय दिया था, मुझे नहीं आता है, उनकी भी लिस्ट बनाओ। अपॉर्चुनिटी का मतलब ये होता है कि भले ही इन टॉपिक्स पे हमने क्वेश्चंस तो कम प्रैक्टिस किए थे, बट ये टॉपिक्स ऐसे वाले निकल करके आ रहे हैं जिसका मैं एक थोड़ा जुगाड़ सिस्टम से, थोड़ा आंसर के हेल्प से, थोड़ा लॉजिक की मदद से मैं इसके आंसर तक पहुंच पाता हूं, तो उन टॉपिक्स को अपॉर्चुनिटी के क्राइटेरिया में रख लो। और लास्ट वन इज थ्रेट। थ्रेट मतलब कि वैसे वाले चैप्टर्स, वैसे वाले क्वेश्चंस जो कि मैंने किए भी हैं, करता भी हूं, बट कहीं ना कहीं एग्जाम में उन क्वेश्चंस का निगेटिव हो जाना, 90% टाइम, 80% टाइम मेरे निगेटिव में ही कन्वर्ट हो गए हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी लिस्ट आउट कर लो। और इसके बाद इधर का जो हिस्सा है स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी का, स्ट्रेंथ वाले हिस्से को रेगुलर रिवाइज करते रहो। जब कभी भी टेस्ट पेपर दे रहे हो उसके बाद भी एक बार देख लिया, जब जितना भी तुमको समय अवेलेबल मिलता है, स्ट्रेंथ वाले टॉपिक को फॉर्मूला ही देख लिया, कुछ क्वेश्चंस बना लिए, हर तरीके से उसके रेगुलर टच में बने रहना चाहिए। अपॉर्चुनिटी वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके कंसेप्ट को थोड़ा बहुत रिवाइज कर लिया करो। अगर कुछ टाइम तुम्हारे पास अवेलेबल हो पाता है तो 10-20 क्वेश्चन उस पे बेस्ट सॉल्व कर लिया करो। तो अपॉर्चुनिटी वाले टॉपिक को उस डायरेक्शन से वर्कआउट करना है। वीकनेस और थ्रेट वाला जो टॉपिक है, इनमें प्रयास करो कि इनको अवॉइड करने के लिए। बट हाँ, ध्यान रहे कि इसमें ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा 50% ऑफ द सिलेबस इन्हीं 2 कैटेगरी में लाई कर रहा है, ऐसी भी नहीं होनी चाहिए। बट अगर 30%, 40% के आसपास, 20% के आसपास मेरे पोर्शन इस डायरेक्शन में कवर हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अपने वीकनेस और थ्रेट को अब इस स्टेज से इग्नोर करना ही बेटर है। स्ट्रेंथ को बार बार रिवाइज करते रहो, स्ट्रेंथ पे अपना और स्ट्रॉन्ग, अपने आप को और कमांड उसमें बढ़ाते रहो।
अपॉर्चुनिटी वाले पार्ट को रेगुलर प्रैक्टिस में डाला करो, तो इसकी मदद से तुम्हें रियलाइज होगा कि अपने टॉपिक्स पे कमांड बढ़ रहे हैं, अपने टेस्ट के हमारे परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रहे हैं, और वो सारी चीजें मिल करके तुम्हारे मोटिवेशन लेवल को और ज्यादा इनहांस करने में तुमको मदद करेगा। इसके बाद आखिरी के 2 पॉइंट के साथ इस वीडियो को हम लोग कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें कवर करने वाली है वो अपने आप के अंदर का 2 क्वालिटीज पे फोकस्ड है। सबसे पहला क्वालिटी है हमारा पेशेंस का, धैर्य का, और दूसरा क्वालिटी है आशावादी होना, होप का। पेशेंस क्या कहता है? पेशेंस का मतलब होता है कि जब कभी भी हमने कुछ एक्सपेक्टेड चीज लेकर के चला, कोई माइंडसेट लेकर के मैं आगे बढ़ा हूं और उस हिसाब से चीजें एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही हैं, जो मेरा उम्मीद था, इनिशियल जो मेरा फोरकास्ट था, उसके करस्पॉन्डिंग चीजें नहीं जा रही हैं, उसके अपोजिट जा रहा है, तो उस कंडीशन में, वैसे सिचुएशन में मेरा क्या एक्ट होता है, मैं कैसे रिएक्ट करता हूं, ये बातें हमारे पेशेंस को डिफाइन करती हैं। अगर मैं एडवर्स से एडवर्स सिनेरियो में भी अपने आप को मजबूती के साथ खड़ा रखते हुए और आगे के लिए सकारात्मक डायरेक्शन में मैं सोच पाता हूं, तो इसका मतलब होता है कि हमारे अंदर का पेशेंस अच्छा है। और अगर इसका उल्टा हो रहा है तो इसका मतलब धैर्य की कमी है। तो इस सिनेरियो में जबकि हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं अपने आप को, पेशेंस एक एडिशनल क्वालिटी है जो हमारे अंदर होना ही होना चाहिए। और दूसरा है होप, आशावादी बनना। हमें एक पॉजिटिव होप के साथ ही आगे बढ़ना है। सिनेरियो कुछ भी हो जाए, टेस्ट का परफॉर्मेंस कैसा भी बनता चले, बट एक मन में सकारात्मक उत्साह लेकर के ही आगे बढ़ो कि हाँ, चीजें आज ऐसी हैं, लेकिन एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते मेरा बेहतर होने वाला है और मेरी इच्छा अनुरूप मैं जैसा भी एक्सपेक्ट किया था, मेरा जो इनिशियल ड्रीम था, मैं वहां तक पहुंचूंगा। ये मेरे मन में हमेशा ये आशा अपने आप में बैठा रहेगा, ये होप लेकर के मैं आगे बढ़ूंगा। तो पूरा विश्वास रखो कि तुम अपने ड्रीम के डायरेक्शन में काफी नजदीक तक, उस तक पहुंचने में पूरा कामयाब होगे। इसी तरीके से 2 और चीज, अपने आप को लॉजिक एंड तर्क और बुद्धि, लॉजिक एंड ब्रेन, इन 2 चीज की जगह प्रेम और सहानुभूति का सहारा लो। हम हर एक चीज को तर्क के माध्यम से ही कंपेयर करते रहते हैं। ऐसा हो गया, वो सीनियर थे, उन्होंने ऐसा किया था, वो इतने तेज थे पढ़ने में, उनका परफॉर्मेंस ऐसा हो गया। इन चीजों से हम खुद को कंपेयर करके बेवजह के अपने आप को परेशानी में डालते हैं। इसकी जगह पे अपने प्रति प्रेम और सहानुभूति का भाव रखो। अपने आप से प्रेम करो कि हाँ भाई, मैं ये इंसान हूं, मैंने ये कार्य किया था, मैं आज इस पोजीशन पे हूं, मुझे पूरी आशा है मैं आने वाले समय में यहाँ तक पहुंचूंगा। और उसी तरीके से अपने आप से सहानुभूति रखो। आप जिन सिनेरियो के बीच में जहाँ पे आज खड़े हो, वह कोई मामूली सी बात नहीं है। आप जहाँ से चले थे, जहाँ तक पहुंचे हो, यह अपने आप में भी एक काबिले तारीफ वाली परिस्थिति है, एक सिनेरियो है। तो इस वजह से भी अपने प्रति सहानुभूति का भाव हमेशा ही आपके लिए कारगर साबित होगा। सो ये 2-3 बातें जो आपको मेंस के एग्जाम स्ट्रेटजी पे बेस्ड था, और आखिरी की 2-3 बातें जो मेंटल स्ट्रेंथ से रिलेटेड थी, आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करो, अपने एग्जाम्स के लिए इनको यूटिलाइज करो। आप देखना कि आपका परफॉर्मेंस अपने आप दिन ब दिन और बेहतर से बेहतर होता चला जा रहा है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।